अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन स्टार्ट की हुई थी और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग रेडिएशन सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम लोग लाइन सोर्सेज और बैंड सोर्सेज का डिफरेंस पढ़ेंगे और उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होने वाले लाइन सोर्सेज HCl और इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैंप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, रेडिएशन सोर्सेज जो है ये बहुत ही मेन कंपोनेंट है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन का। इसके बगैर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हो ही नहीं सकती, क्योंकि रेडिएशन सोर्सेज ही रेडिएशंस को इमिट करेंगे। वो रेडिएशंस जाके भी हमारे सैंपल के कंपोनेंट से टकराएंगी और फिर बाद में उनके अब्जॉर्प्शन को हम लोग मेजर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रेडिएशन सोर्सेज की दो टाइप्स जो मेन है, लाइन सोर्स या बैंड सोर्स। इनका डिफरेंस पढ़ते हैं। लाइन सोर्स नेम से शो हो रहा है कि ये ऐसी वेवलेंथ को इमिट करेंगे जो कि एक लाइन की फॉर्म में होगी, सिर्फ एक लाइन स्पेक्ट्रम देंगे। लेकिन जो बैंड सोर्स होंगे ये बैंड स्पेक्ट्रम देंगे। स्टूडेंट्स, लाइन सोर्स जो है ये डिस्क्रीट सोर्स है और मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि सेपरेट फाइनाइट वैल्यू देंगे या लिमिटेड होती है इनकी रेडिएशंस। लाइन सोर्स ऐसी लाइट को इमिट करेंगे जो मोनोक्रोमेटिक होगी, यानी कि सिंगल वेवलेंथ की होगी, लिमिटेड होगी और फाइनाइट होगी। जबकि बैंड सोर्स जो है ये कॉन्टिन्यूस और नॉन डिस्क्रीट सोर्सेज हैं। ये इनफाइनाइट रेडिएशंस को प्रोड्यूस करेंगे जो पॉलीक्रोमेटिक होंगी। दे जनरेट फोटॉन्स और स्पेसिफिक वेवलेंथ। ये स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी को इमिट करते हैं। ये जो है बंडल ऑफ फोटॉन्स हाई इंटेंसिटी के। स्टूडेंट्स, लाइन सोर्सेज की इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन जो बैंड सोर्सेज है इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इनमें जो फोटॉन्स हैं वो ज़्यादा हैं। और स्टूडेंट्स, एक और बात आपको मैं बता दूं कि जो लाइन सोर्सेज हैं ये लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं और बैंड सोर्सेज जो हैं ये बैंड स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान एक बिल्कुल डिफाइंड होता है, स्पेसिफिक सा होता है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट स्पेसिफिक होते हैं और ये एटम्स बनाते हैं लाइन सोर्स स्पेक्ट्रम को। जबकि जो बैंड स्पेक्ट्रम होता है ये मॉलिक्यूल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं और ये स्पेसिफिक नहीं होता। दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट लाइंस होती हैं। इसकी एग्जांपल्स देख लें, लेजर्स, होलो कैथोड लैंप, इलेक्ट्रोडलेस लैंप, प्लाज्मा। और इसकी एग्जांपल्स है टंगस्टन फिलामेंट लैंप, नर्स फिलामेंट लैंप, ग्लोब्यूलर। और जो हमारी ट्यूब लाइट्स में प्लाज्मा यूज होता है ये बैंड स्पेक्ट्रम इमिट करता है। स्टूडेंट्स, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो लाइन सोर्सेज हैं ये बेटर सोर्सेज हैं बैंड सोर्सेज से। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लाइन सोर्सेज हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगी जो ज़्यादा यूजफुल होती है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज लाइन सोर्सेज हैं वो होलो कैथोड लैंप है और इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैंप है, और इनको ही हम लोग इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग होलो कैथोड लैंप के बारे में पढ़ेंगे, HCl। मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर भी और वर्किंग के अंदर भी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उनको जाके पहले लाजमी देखें। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। होलो कैथोड लैंप की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है? इसमें एक टंगस्टन एनोड लगा हुआ होता है एंड सिलेंड्रिकल कैथोड, और एक कैथोड प्रेजेंट होता है। जो कैथोड है वो गिलास ट्यूब के अंदर सील हुआ होता है। और होलो कैथोड लैंप में इनर्ट गैस हम लोगों ने फिल की होती है कम प्रेशर पे 1 से 5 टॉर में। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो हम लोग गैस यूज़ करते हैं वो आर्गन और नियोन है, और ये हम इसलिए यूज़ करते हैं, उनकी वजह यह है कि ये चीप होती है और हमें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। अब जो कैथोड है वो लेयर्ड या फैब्रिकेट हुआ होता है मेटल के साथ। उस मेटल का वो बना होता है जिसका हम लोग ने एनालिसिस करना है। स्टूडेंट्स, फर्ज कर लें कि हम लोगों ने सोडियम का एनालिसिस करना है अपने सैंपल में से, तो हम इस तरह का होलो कैथोड लैंप लेंगे जो कि सोडियम एटम का बना हुआ हो। उससे क्या होगा कि ये वाला जो लैंप होगा ये सिर्फ वही रेडिएशन इमिट करेगा जो कि सोडियम के एटम्स को एक्साइट करेंगे हमारे सैंपल में से, और बाकी एलिमेंट्स को एक्साइट नहीं करेंगे। और सोडियम से निकली हुई वेवलेंथ सिर्फ सोडियम ही अब्जॉर्ब करेगा, और हर एलिमेंट की स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट क्या है कि जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो जो आर्गन गैस अंदर फिल हुई होगी वो आयनाइज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आर्गन गैस जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके आर्गन आयन बना देगा और ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये आर्गन आयन और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिर अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे और हमें करंट प्रोड्यूस होगा। होलो कैथोड लैंप के अंदर इसको हम लोग मेजर कर लेंगे। अब यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक एनोड लगा हुआ होता है, फिर एक कैथोड लगा हुआ होता है। स्टूडेंट, कैथोड की डायग्राम आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अंदर से होलो है और बिल्कुल खोखला सा है, खाली है।
इसी वजह से हम लोग इसको हॉलो कैथोड लैंप कहते हैं, क्योंकि जो इसमें कैथोड यूज हो रहा है वो बिल्कुल हॉलो होता है अंदर से। और जो कैथोड है ये गिलास शील्ड के अंदर पड़ा होता है, और बाहर जो हॉलो कैथोड लैंप है इसके अंदर हमारे पास गैस फिल हुई होती है, आर्गन या नियोन गैस। और लास्ट पे ये क्वार्ट्ज विंडो है जहाँ से रेडिएशंस जाएंगी आगे वाले इंस्ट्रूमेंट की तरफ। स्टूडेंट इस डायग्राम को हम लोग यहाँ से भी देखेंगे और इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। वर्किंग स्टार्ट करते हैं। विद अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस द आर्गन स्ट्राइक द कैथोड टू डिस्क्लोज मेटल एटम्स टू प्रोड्यूस एटॉमिक क्लाउड, दिस इज कॉल्ड स्पुटरिंग। स्टूडेंट्स ये वर्किंग का पहला प्रोसेस है। यहाँ पे आर्गन गैस हमारे पास फिल हुई, हमने जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो आर्गन गैस आयनाइज हो गई। तो जो आर्गन के आयंस थे वो जाके कैथोड के सरफेस पर टकराएंगे और कैथोड जिस एटम का, जिस मेटल का बना हुआ है, उस मेटल के एटम्स को वो एक्साइट करेंगे और यहाँ से डिस्क्लोज कर देंगे, निकाल के बाहर कर देंगे। इस प्रोसेस को हम लोग स्पुटरिंग कहते हैं। इसके नतीजे में यहाँ पे एक क्लाउड प्रोड्यूस हो जाता है मेटल के एटम्स का। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है ये जो बना हुआ है ये कैथोड है। ये आर्गन के आयंस आके कैथोड पर टकराए तो जो कैथोड का मेटल था वो एक्साइटेड स्टेट में चले गया और मेटल बाहर की तरफ आ गए। तो इस प्रोसेस को हम लोग ने स्पुटरिंग का नाम दिया। Some atoms get sputtered in excited state and come back to the cathode surface after excitation and the radiation released during the process of excitation pass through the window. अब स्टूडेंट्स एक्साइटेशन का प्रोसेस होगा। ये जो एटम्स थे हमारे पास ये एक्साइटेड स्टेट में आए थे, जब ये एक्साइटेड स्टेट से दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट पे जाएंगे तो ये रेडिएशंस को इमिट करेंगे। स्टूडेंट्स आपको पता है कि रेडिएशंस इमिट करते हैं जब भी एटम्स जो है अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये जो रेडिएशंस है ये आगे पास कर जाएंगी और यही रेडिएशंस जो है इनकी स्पेसिफिक वेवलेंथ है। अगर हमने सोडियम का कैथोड लिया था तो ये 589 नैनोमीटर की रेडिएशन को इमिट करेंगे और हमारे सैंपल के कंपोनेंट्स में जाकर ये सिर्फ सोडियम के एटम्स को टकराएंगी और वो इनको अब्जॉर्ब करेंगे और फिर उनका ही हम लोग एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो एनालाइज करेंगे। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इसकी वर्किंग की समझ आ गई होगी, बहुत ईजी है। आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लिया करें। नेक्स्ट है कि जो हॉलो कैथोड लैंप है ये 70 डिफरेंट मेटल्स के लिए हमारे पास मार्केट में भी अवेलेबल है। स्टूडेंट्स आगे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैंप। स्टूडेंट्स जो हॉलो कैथोड लैंप है और इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैंप है, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो जो हॉलो कैथोड लैंप होता है उसकी इंटेंसिटी कम होती है, जबकि इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैंप की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ये ज़्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशंस को इमिट करता है। और स्टूडेंट्स जो हॉलो कैथोड लैंप है उसको हम कुछ वोलेटाइल एलिमेंट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैंप है इसको हम लोग वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो नेम से यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रोडलेस, यानी कि इलेक्ट्रोड के बगैर इसमें कोई एनोड कोई कैथोड नहीं होगा। इट कंसिस्ट ऑफ नो इलेक्ट्रोड्स। इसमें एक लैंप होगा जो फील्ड हुआ होगा मेटल या मेटल के साल्ट के साथ, जिसका हम लोग ने एनालिसिस करना होता है। और वो एक लैंप के अंदर मेटल पड़ा होगा, उस लैंप को हम लोग ने ग्लास ट्यूब से सील किया होगा और इसके अंदर भी सेम वैसे ही हम लोग कोई इनर्ट गैस फिल करेंगे लो प्रेशर के ऊपर। इसके अलावा RF कॉइल कनेक्ट करेंगे। RF कॉइल जो है इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल है और स्टूडेंट्स RF कॉइल के जरिए से ही हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट पे एग्जिट विंडो या फिर क्वार्ट्ज आ जाता है। यहाँ पे इसकी डायग्राम देखें, ये हमारे पास दरमियान में एक लैंप प्रेजेंट होता है। लैंप के अंदर मेटल या मेटल का साल्ट हमने फिल किया होता है जिसका हमें एनालिसिस करना हो। और ये ऊपर ये जो गोल गोल राउंड हुई हुई है ये RF कॉइल है जिसके जरिए से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ये जो लैंप है ये ग्लास के अंदर जो है वो बंद हुआ हुआ है और लास्ट पे क्वार्ट्ज विंडो आती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी डायग्राम देखें जो मैंने बनाई है, दरमियान में ये एक बल्ब टाइप का है लैंप जिसके अंदर हम लोगों ने मेटल या उसके साल्ट्स को फिल किया हुआ है। इस लैंप के आगे हम लोगों ने एक ट्यूब लगाई हुई है जिसको हम लोग सिरेमिक ट्यूब भी बोलते हैं। उसके ऊपर ये RF कॉइल हमारी लिपटी हुई है। रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स यहाँ से जनरेट होती हैं और ये जो हमारे पास इसका सारा इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर इनर्ट गैस फिल हुई होती है और लास्ट पे क्वार्ट्ज विंडो है। ये जो RF कॉइल होती है इसको हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट किया होता है। वर्किंग स्टूडेंट्स वर्किंग इसकी सेम टू सेम एक्सीएल से ही रिलेटेड है। सेम उसी तरह द RF coil is connected to electricity and produce RF waves और माइक्रोवेव्स। हम लोग जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स आएंगी। ये वेव जो है ये आर्गन गैस को आयनाइज करेंगी। ये आर्गन गैस जब आयनाइज होगी इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी
तो ये जाके कोलाइड करेगी मेटल या मेटल आइटम के सरफेस के साथ। मेटल के आइटम्स फिर एक्साइट हो जाएंगे और फिर वो जब दोबारा डीएक्साइट होंगे तो वो रेडिएशंस को इमिट करेंगे। वो रेडिएशन जो है वो विंडो से पास होकर आगे चली जाएंगी। स्टूडेंट वही प्रोसेस है यहाँ पे, जो हमारे पास गैस फिल हुई है ये आयनाइज करके जब इसके ऊपर जाके टकराएगी तो इसकी रेडिएशन इमिट करेंगी, रेडिएशन आगे चली जाएंगी। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। लास्ट पे आ जाते हैं इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज ट्यूब के एडवांटेजेस। ये ज्यादा एफिशिएंट है, ये ज्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। ये लैंप बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं जो कि हमारे पास वोलेटाइल नेचर के होते हैं इनके लिए भी यूज हो जाता है, जबकि इनके लिए HCl यूज नहीं कर सकते। ये ज्यादातर हम लोग सॉलिड मेटल्स के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एटोमाइजर स्टार्ट करेंगे और उनको डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।